सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 7 फेरों वाली सीरीज 2.0 एपिसोड नंबर 1 जनसंख्या 2011। जनसंख्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, पहला पॉइंट। दूसरा है जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली साहब थे। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य या ये कहें थीम जो था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। यानी कि किस स्टेट में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बिहार में है। अगर यूटी की बात करें तो यूटी में आ जाएगा दिल्ली। कौन सा आ जाएगा? दिल्ली। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। यहाँ देखिएगा, सर्वाधिक पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा रहा? वो नागालैंड रहा। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या का महान विभाजन काल। ये जो ईयर है ये 1911 से 1921। अब एक प्रश्न है, 2011 की जनगणना, आप एग्जामिनेशन जब देते हैं किसी भी कंपटीशन का तो ये कॉमन क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर है वो कितनी रही, मेल की कितनी रही और फीमेल की कितनी रही, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो साक्षरता दर रही वो रही 74.04%। एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट कीजिएगा और अच्छे से मगअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब मेल की बात करें तो मेल की रही थी लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल की बात करें तो 65.46। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनगणना, जब भी आप जनगणना से रिलेटेड कोई पॉइंट को कवर करते हैं तो ये जो मेन पॉइंट है लिटरेसी रेट में 74.04% ओवरऑल साक्षरता दर हुई और मेल की जब बात करें तो 82.14% और फीमेल की बात करें तो 65.46% ये लिटरेसी रेट रही। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल जैसे 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये आर्टिकल 129 में कहा गया है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये आर्टिकल 143 में बोला गया है। आर्टिकल 215 की बात करें तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये आर्टिकल 215 है। और उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात होगी तो 129, ये ध्यान रखिए 129 215, इसको एक दूसरे से रिलेट करके याद कीजिएगा। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है और ये जो अधिकार होता है ये किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जस्ट वेट।
नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। जस्ट वेट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 से 151। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। और सीएजी का वेतन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? संचित निधि के द्वारा इसे दिया जाता है। यानी कि सीएजी का जो वेतन मिलता है वो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। संचित निधि का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 266 में है। ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं बट चुनाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। देखिए, महान्यायवादी को आप सेंटर से जोड़ सकते हैं और महाधिवक्ता को आप राज्य से जोड़ सकते हैं। तो महाधिवक्ता आपका हो जाएगा राज्यपाल और महान्यायवादी का हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक का होता है और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बाब अल मंदेव जल संधि। यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुएज नहर। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह नहर जो है ये किस नहर के किस देश के अधीन आता है? तो ये मिस्र देश के अधीन आता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कलर से रिलेटेड प्राथमिक कलर की बात हो रही है। रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि लाल, हरा, नीला, ये कैसे रंग है? तो ये प्राथमिक रंग है और इन तीनों को मिलाने से कौन सा कलर प्राप्त होता है? सफेद रंग बनता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाक स्टेट की बात करें तो पाक स्टेट जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समस्थानिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चट्टानों की आयु का जो पता लगाया जाता है वो यूरेनियम 235 के द्वारा पता लगाया जाता है। और थायराइड कैंसर का अगर पता लगाना हो तो इसके लिए आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एकदम बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था, ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है पलायन वेग। अब देखिए पलायन वेग होता क्या है? एक्चुअली में क्या होता है ना, कोई भी वस्तु को जब आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी से जब अंतरिक्ष के तरफ आप थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो वो क्या कहलाता है? वो उसका पलायन वेग कहलाता है। ठीक है। अब देखिए वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, यानी कि आप अगर पृथ्वी पे हैं तो आप पे कौन सा फोर्स लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है। अगर जब आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसको फेंकेंगे तो वो फिर गुरुत्वाकर्षण से बाहर
चला जाएगा, यानी कि वो अंतरिक्ष में चला जाएगा और उस पर में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अंतरिक्ष में ही इधर उधर विचरण करेगा। तो निकल जाए या वापस पृथ्वी पर न गिरे, और वो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान है वो कितना, पृथ्वी से आप फेंकेंगे तो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान कितना है, तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब वहां से आप फेंकिएगा कोई वस्तु, तो वो उसका पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। कैप्लर का नियम क्या कहता है, कैप्लर का नियम जो है ग्रह गति के नियम से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। अब देखिए एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो होता है इसमें, यानी कि एक्वारेजिया में, वो कितना होता है, 3:1। इसका कार्य क्या होता है, तो सोने की शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड के मिलने से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 5.4, ये भी ध्यान रखिएगा। पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.4। नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। अब देखिए सुपर कंप्यूटर में क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भटकर हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे वर्ष 1991 में डेवलप किया गया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है, ऐरावत है। मानव कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी प्रसिद्ध है। इन्हें मतलब मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका जो कैलकुलेशन करने का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर के जैसा ही होगा, ये उससे तुलना किया जा रहा है। नेक्स्ट है सी डैक। देखिए यहाँ पे सी डैक के बारे में बात हो रही है। सी डैक जो है ये जो लैब कह सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये कहाँ पे है, पुणे में है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1992। इस संविधान संशोधन को भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया। यह पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को भी जोड़ा गया। नेक्स्ट है, इस संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। और वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, बलवंत राय मेहता समिति से रिलेटेड। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, नागौर राजस्थान से स्टार्ट होता है, 2 अक्टूबर 1959। इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायत का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 40 पंचायत। राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद अवस्थित हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 168 में है। विधान परिषद 6 राज्यों में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जैसे बिहार में आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव अभी आने वाले समय में होने वाला है, और एक होता है विधान परिषद। तो इसी तरीके से कर्नाटक में भी विधानसभा है और कर्नाटक में क्या है, विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा है, विधान परिषद है। तेलंगाना में भी इसी तरीके से है। इन 6 को छोड़ करके और जितने भी स्टेट हैं वहां पर में केवल क्या है, विधानसभा है, ध्यान रखिएगा। ओके, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की। तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का जो उल्लेख है भाग 4 में है, डीपीएसपी आर्टिकल रिलेटेड टू 30
8 ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने लाल कुर्ती दल यानी कि खुदाई खिदमत गार की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 यानी कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको जो याद रखने का तरीका है, ये जो 6 ऊपर में बताया गया था आपको, 6 विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पे उसका ट्रिक है, आप इसे मतलब याद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको 6 ही तो राज्य हैं, इसको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट तक इसको थोड़ा सा मेमोराइज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वैसे इसका ट्रिक है तू भी मजा कर, तू से टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया यूपी, BHI से हो गया बिहार, MJ से हो जाएगा मतलब M से हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, A से हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, KR से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये इसका ट्रिक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है चितरंजन दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में गदर पार्टी के बारे में पूछा जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सैला सुरंग। अब देखिए सैला सुरंग क्या है, तो सैला सुरंग विश्व की सबसे लंबी द्विमार्गीय सैला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जैसे कि बमडिला का दर्रा, दिफू दर्रा। यह सुरंग तवांग शहर को गुवाहाटी से जोड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट है अटल सुरंग, जो कि जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह सुरंग मनाली को लाहौल स्फीति से जोड़ता है, यानी कि मनाली को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़ता है। इस सुरंग की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं। क्रांति यानी कि ये कृषि से संबंधित है, तो देख लेते हैं। जैसे कृषि उत्पादन से मत्स्य उत्पादन की जो क्रांति कहलाती है नीली क्रांति कहलाती है। उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड भूरी क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, फल उत्पादन सुनहरी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति, दुग्ध उत्पादन झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति, दुग्ध उत्पादन क्रांति ये जो कहलाती है श्वेत क्रांति कहलाती है। और इसके जनक जो हैं वो कौन है, वर्गीज कुरियन। नदी जोड़ो उत्पादन अमृत क्रांति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी कृषि से रिलेटेड, तो याद रखिएगा। जैसे ये जो इम्पोर्टेंट है मत्स्य उत्पादन, अंडा, मसाला, फल, है ना, दुग्ध वाला तो एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। श्वेत क्रांति जिसके जनक वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। नेक्स्ट कुछ दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी इससे पहले बोमडिला का दर्रा और दिफू दर्रा हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा, तो उसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ पे दिए गए हैं, आइए हम उनको भी देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। नाथुला का दर्रा ये सिक्किम में है। जेलेपला का दर्रा ये सिक्किम में है। तुजू दर्रा ये मणिपुर में है। बोमडिला का दर्रा जैसा कि अभी बताया गया था अरुणाचल प्रदेश में है। उमलिंग ला का दर्रा ये लद्दाख में है। सिपकिला का दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे जोजिला दर्रा के बारे में बताया गया है। जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से जोड़ता है और यह लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, ये लद्दाख में, ये ध्यान रखिएगा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए कुछ विषुव के बारे में बात कर लेते हैं। ये ज्योग्राफिकल टर्म है। तो देखिए वसंत विषुव जो होता है ये 21 मार्च को होता है और शीत विषुव होता है 23 सितंबर को। देखिए सबसे बड़ा जो रात होता है वो 22 दिसंबर का होता है और सबसे बड़ा दिन जो होता है वो क्या होता है, 21 जून का होता है। और यहाँ पे 21 मार्च और 21 सितंबर के बारे में बात की गई, 23 सितंबर के बारे में बात की गई, तो ये वसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शीत विषुव जो होता है वो 23 सितंबर को होता है। विषुव के समय
पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है और 21 जून को ही आपको पता होगा हर साल पूरे वर्ल्ड में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ल्ड योगा डे। आपको बताना है 2025 में योगा डे का जो थीम रहा था वो क्या रहा था, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात जो होती है वो कब की होती है? 22 सितंबर की होती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब से? 1915 से। 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 24 जनवरी हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस। 25 जनवरी को हर साल 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 1971 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 1971 में पहली बार रामसर में ये सम्मेलन किया गया था, रामसर कन्वेंशन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो ये भी ध्यान रखिएगा 2 फरवरी। 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 20 मार्च को हर साल विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं, 22 मार्च और 22 अप्रैल। यहाँ पे 22 अप्रैल भी होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे 1948 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 1993 से। 1993 73वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बलवंत राय मेहता समिति जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है इससे रिलेटेड पॉइंट। 1 मई को हर साल विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब से? 1998 परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसी समय से। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट है 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से? 1972 से। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वर्ल्ड ये है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 1972 से सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? केन्या नैरोबी में है। 17 जून को हर साल मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 21 जून को हर साल विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में यह पहली बार सेलिब्रेट किया था। आपको बताना है 2015 में जो पहली बार योगा दिवस सेलिब्रेट किया गया था ये कहाँ से किया गया था, मतलब कहाँ पे इसका मतलब ये कह सकते हैं सेंटर था। वैसे तो देखा जाए पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया, लेकिन एक जगह कहीं होगा ना, एक जगह पर्टिकुलर, तो वो जगह का नाम बताना है किस जगह से। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जुलाई को हर साल विश्व शतरंज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट
29 जुलाई को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है बाघ से ही रिलेटेड टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। आप इसका आंसर, टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये कब स्टार्ट किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।